आदमजाद चुड़ैल। हमारी जिंदगी में अच्छी बुरी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, पर कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसे आप दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि वे दोनों ही होती हैं, अच्छी और बुरी। और जरूरी ये भी नहीं कि अच्छा और बुरा सिर्फ आपके साथ ही हो, वो किसी और के साथ भी हो सकता है। ऐसी एक घटना मेरे साथ भी हुई, जो मेरे लिए तो काफी बुरी साबित हुई, पर अंत में किसी और के लिए अच्छी साबित हुई। मुझे आज भी याद है कि वो मेरी शादी की पहली सालगिरह थी। मैं अपनी बीवी सारिका के साथ हिल स्टेशन घूमने जा रहा था। काम में अक्सर बिजी रहने के कारण मैं सारिका को ज्यादा समय नहीं दे पाता था, इसलिए मैंने उसके साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया। पर मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत दिन एक मनहूस दिन में बदल जाएगा। हम दोनों ने होटल में पहुंचकर चेक इन करवाया और अपने कमरे में चले गए। सारिका को वो जगह बहुत पसंद आई थी। ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वो खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मैं अपने बैग में से सामान निकाल ही रहा था कि मुझे अपने मोबाइल पर एक फोन आया। फोन पर मुझे जो नंबर देखा उसे देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि वो नंबर मेरे घर के लैंडलाइन का था। हमारे घर पर हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था, तो फिर घर से फोन कैसे आ सकता था। मैंने ये सोचते हुए कॉल रिसीव किया, पर मुझे किसी की भी आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया, तभी सारिका ने मुझे पीछे से आवाज दी। किसका फोन था आनंद? अब वो किसी ने मेरा नंबर गलती से डायल कर दिया था। मैंने उस समय सारिका को सच बताना सही नहीं समझा, वो बेकार में ही परेशान हो जाती। लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि हमारे घर पर आखिर है कौन। मैंने सुमन को फोन मिलाया। सुमन हमारे पड़ोस में ही रहती थी। मैंने उससे कहा कि एक बार चेक कर ले कि हमारे घर का दरवाजा कहीं खुला तो नहीं रह गया। उसने कुछ देर बाद मुझे वापस फोन किया और बोली, आनंद जी, आपके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। मैं ये सुनकर और चिंता में पड़ गया कि फिर आखिर किसने मेरे लैंडलाइन से मेरे मोबाइल पर कॉल करा। सारिका ने मेरे चेहरे को देखकर समझ लिया था कि मैं कुछ परेशान हूं। उसने मुझसे इस बारे में पूछा भी, पर मैंने उसे बहाना बनाकर बात टाल दी। उसी दिन रात को बेड पर लेटे हुए मैंने अपने मोबाइल में कॉल हिस्ट्री चेक करी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद नंबर पहचानने में मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी। लेकिन वो नंबर मेरे घर का ही था। तभी उसी नंबर से मुझे फिर से कॉल आई। सारिका की नींद टूट गई और बड़बड़ाते हुए उसने मुझसे कहा, आनंद, कौन है जो इतनी रात को कॉल कर रहा है? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बेड से उठकर खड़ा हुआ और डरते हुए कॉल रिसीव करी। मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने बहुत बार हेलो हेलो कहा। मैं कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाला था कि मुझे दूसरी तरफ से गहरी सांसें सुनाई थी। मैंने बहुत बार पूछा कि कौन है, पर जवाब में मुझे कुछ नहीं मिला। इस बार फोन खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया। मैं बहुत डर गया और फोन को स्विच ऑफ करके वापस बेड पर लेट गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होने पर मैंने फोन को स्विच ऑन किया और कुछ देर बाद मुझे फिर से घर से फोन आया। मैंने कॉल रिसीव किया। इस बार उसमें से किसी औरत की आवाज आई, मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। तभी मुझे लगा कि मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। मैं बहुत डर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो हाथ सारिका का था। उसने मेरे हाथ से फोन लिया और उसको अपने कान पर रखकर सुनने लगी, पर शायद फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था, इसलिए उसे कोई आवाज नहीं आई। उसने मुझे फोन वापस लौटाते हुए कहा, तुम आखिर किससे बात कर रही थी? मैंने उसे कहा कि मेरे एक फ्रेंड का फोन था। उसे इस तरह से झूठ बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने अब ठान लिया था कि अब मैं फौरन घर जाकर इसके बारे में पता लगाऊंगा। मैंने सारिका को बताया कि मेरे ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम की वजह से हमें वापस घर जाना होगा। शायद सारिका को पता चल गया था कि मैं किसी और वजह से वापस जा रहा हूँ, पर उसने मुझसे बिना कोई सवाल करे मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। घर पहुंचने पर मैंने हड़बड़ी में दरवाजे में चाबी लगाई और दरवाजा खोला। घर अंदर से वैसे ही साफ था जैसा हम छोड़ कर गए थे। सब कुछ अपनी जगह पर था।
सिवाय एक चीज के। हमने देखा कि हमारे कमरे की दीवार पर खून से बड़े अक्षरों में लिखा था, मुक्ति चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जब आप सब कुछ सामान्य चाहें पर वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। यकीन मानिए, मुझे भी ना तब पता चला और ना बाद में। सारिका काफी डर गई थी, पर मैंने उसे किसी तरह से हिम्मत दी। काश कोई और भी होता जो मुझे हिम्मत देता। मैंने दीवार पर लिखे उन शब्दों को किसी तरह से साफ कर दिया, पर वे शब्द मेरे दिमाग में किसी तस्वीर की तरह बुरी तरह से छप गए थे। उसी रात मैं बेड पर लेटा सोच रहा था कि आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या हो सकता है। तभी मुझे हमारे कमरे में रखी अलमारी में से कुछ आवाज सुनाई थी। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं हड़बड़ाहट में बेड से उठ गया। सारिका गहरी नींद में थी, तभी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं डरते हुए धीरे धीरे उस अलमारी की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि अलमारी का दरवाजा धीरे से अपने आप थोड़ा सा खुल गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैं अलमारी के सामने खड़ा हुआ, भगवान का नाम लिया और मैंने दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा कि अलमारी पूरी तरह खाली थी। उस अलमारी को मैंने एक म्यूजियम से खरीदा था। मुझे हमेशा से ही पुरानी चीजों का शौक था, इसलिए मैंने उसे पसंद करा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अलमारी के साथ कुछ अनजाने राज भी मेरे सामने उमड़ पड़ेंगे। कुछ ही देर में वो अलमारी अपने आप हिलने लगी और उसमें जोरों की हवा का एक झोंका आया, जिससे मैं और सारिका उड़कर दीवार से टकरा गए। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ, पर हमें अपने सभी सवालों का जवाब थोड़ी देर में मिलने वाला था। हमने देखा कि अलमारी में से निकलकर एक चुड़ैल बाहर आई, जिसको देखकर हमारे होश ही उड़ गए। चुड़ैल ने सारिका को अपनी तरफ खींचा और बोली, पहले इस लड़की की बारी है। देखते ही देखते चुड़ैल ने अपने दांत सारिका के गले में गाड़े और उसका खून पीने लगी। मैं उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागा, पर चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से मुझे कभी छत पर तो कभी दीवार पर टकराया, जिससे मुझे बहुत चोट लगी। मैंने चुड़ैल से बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो उसको छोड़ दे, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। जब मैंने उससे पूछा कि वो आखिर हमारे पीछे ही क्यों पड़ी है, तो उसने जवाब दिया, ये अलमारी जो तुम्हारे पास है वो कोई मामूली अलमारी नहीं, बल्कि एक जादुई अलमारी है, जिसको मेरे पूर्वजों ने मुझे संभालने के लिए दिया था। इस अलमारी से जो मांगो वो सब तुम्हें मिल जाता है। पर एक दिन एक तांत्रिक की बुरी नजर इस अलमारी पर पड़ी। उसने मुझसे इसको लेने की बहुत कोशिश की, पर जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने अपनी शक्ति से मुझे एक चुड़ैल बनाकर इस अलमारी में कैद कर दिया। और तब से जिसके पास भी अलमारी गई वो मेरा शिकार हो गया। चुड़ैल अपनी बात खत्म करके फिर से सारिका का खून पीने लगी। मेरे पास समय बहुत कम था, पर चुड़ैल की बातें सुनकर मैं बहुत चौंक गया। लेकिन अब मैं समझ गया था कि सब परेशानी की जड़ वो अलमारी ही थी। मैं फौरन भागकर स्टोर रूम गया और वहां से केरोसिन ऑयल लेकर अलमारी पर छिड़का और अपने लाइटर से उसको जला दिया। जैसे ही अलमारी जलने लगी, चुड़ैल ने सारिका को छोड़ा और दर्द से तड़पने लगी। कुछ ही देर में अलमारी जलते हुए गायब हो गई और चुड़ैल एक सुंदर लड़की में बदल गई और बोली, आज तुमने वो किया है जो इतने सालों में कोई नहीं कर पाया। तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाई हूँ। अलमारी के खत्म होने से मेरे ऊपर लगा हुआ तांत्रिक का श्राप मिट गया और मुझे आखिरकार मुक्ति मिल गई। मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इतना कहकर वो गायब हो गई। मैंने देखा कि सारिका बेहोश हो चुकी थी। मैंने उसे उठाकर बेड पर लेटाया और उसको आवाज दी। सारिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुझसे चुड़ैल के बारे में पूछा। मैंने उसे सब बताया कि किस तरह से चुड़ैल ने अपनी कैद से आजादी पाकर मुक्ति पाई।